सपने में तो राजकुमार दिखा था, लेकिन मिला मिस्टर इंडिया टाइप हस्बैंड। हरे किसी बूथ से शादी नहीं हुई है तो इंसान ही, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। अब शादी हो गई है तो निभाना है ही। लेकिन एक कसम खा ली है मैंने, इस मिस्टर इंडिया को मैं अपना सपनों वाला राजकुमार बना कर रहूंगी। एक बात और, मेरा सिर्फ हस्बैंड अजीब नहीं है, जिस तरह से मिला वो भी बहुत अजीब था। सुनाती हूँ पूरी कहानी, बस बने रहिए मेरे साथ। हमारी जेब में 5 फूटी कौड़ी नहीं बची भगवान। हम अपने भाई की सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए कहां से लाए? सब रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार ले चुके हैं। अब तो हमें देखते ही सब ऐसे रास्ता बदलते हैं जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो। ऊपर से पढ़ाई छोड़कर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी पॉकेट मनी से भी कम मिलती है। अब क्या पैसों के लिए बैंक लूट ले हम? कुछ ही देर पहले जब 18 साल की जिया को पता चला कि उसके छोटे भाई राहुल के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अगर अगले दिन ही ना हुई तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, तो जिया भागती हुई मंदिर पहुंच गई और भगवान से लड़ने लगी। एक बात बताइए, जब हम राहुल की सलामती के लिए हर हफ्ते नारियल प्रसाद लेकर आपके पास आ रहे थे, तब आपने हमें साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया कि आपसे कुछ नहीं होगा? तब तो कभी लड्डू, कभी जलेबी, तो कभी काजू की कतली बड़े मजे से खा रहे थे आप। देखिए, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो एक और नारियल लाकर हम यहीं आपके सामने अपना सिर फोड़ देंगे उससे। कुछ करिए ना भगवान। तभी एक आदमी की आवाज सुनकर जिया चौंक गई। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर उसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक कलर का सूट पहने एक लंबे चौड़े आदमी को खड़ा पाया। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और चिप चिप कर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? इस वक्त तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे सवाल करो। अपने भाई की जान बचानी या नहीं? जिया ने हाँ में गर्दन हिला दी, और तब उस आदमी ने जो उससे कहा उसे सुनकर जिया भौचक्की रह गई। वर्जिन हो? छी, तमीज नहीं है क्या लड़कियों से बात करने की? ऐसे कौन पूछता है? अगर ये सूट बूट नहीं पहने होते ना तो धड़ के कंताप लगा देते। पैसों के लिए मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी। जिया समझ गई थी कि वो आदमी उससे क्या चाहता है। जिया का मुंह तोड़ जवाब सुन वो आदमी उसे घूरने लगा। जिया घबरा गई। वो जानती थी कि राहुल को बचाने के लिए पहली बार किसी ने मदद करने की बात कही। उसने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, ठीक है, सूट बूट पहने हुए इसलिए विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो सोच लो। मेरे ताई के भाई के जमाई थानेदार है, अंदर करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिया की बेबाकी पर वो आदमी मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो मेरे साथ। चले? पर कहाँ? उस इंसान के पास जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिया उस आदमी के पीछे चलते हुए मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये आदमी हमें किसके पास ले जा रहा है, कहीं झूठ बोलकर फंसा तो नहीं रहा। लेकिन सच बोल रहा होगा तो बिना जाए पता भी तो नहीं चलेगा ना। हे भगवान, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, प्लीज हेल्प करिएगा। अपनी कार में बैठाकर वो आदमी जिया को लेकर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। वहां सिंह इंडस्ट्रीज का बड़ा सा बोर्ड देखकर जिया को कुछ तसल्ली हुई कि आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। वो पैसे वाला तो है, पर वो जिया को किससे मिलाने वाला है? बिल्डिंग के अंदर जाकर जैसे ही वो दोनों एक रूम के बाहर पहुंचे, तभी अंदर से किसी की डरी सहमी सी आवाज आई। जजमान, अब ये शादी तो हो नहीं रही, तो क्या हम जाएं यहां से? पंडित जी, चुपचाप खड़े रहिए, वरना 2 गोली भेजे में जाएंगी। अपने आप जबान बंद हो जाएगी आपकी। जिस काम के लिए बुलाए गए हैं अब आप उसके बाद ही जा पाएंगे, फिर चाहे शादी कल हो या 1 हफ्ते बाद। उस आदमी की बात सुनकर पंडित कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज सुनकर जिया भी घबरा गई थी। उस गुस्से से भरी दमदार आवाज के सामने शायद ही कोई कुछ बोल पाता। तब जिया के साथ खड़ा आदमी जिया से बोला, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूं। वो आदमी रूम के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। जिया दरवाजे में कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। कबीर सर, एक लड़के जिसे पैसों की जरूरत है। उसे पैसों की जरूरत है तो इसमें मैं क्या करूं विक्रम? मैं यहाँ कोई खैरात बांटने बैठा हूं क्या? इसे छोड़ो, तुम उस लड़की को ढूंढो जो कबीर सिंह को धोखा देकर भागी है, और शादी के मंडप में ना आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। डोंट वरी कबीर सर, उसे ढूंढ रहे हैं हम, पर मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ
उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। विक्रम की आखिरी बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुछ भी मतलब वो सब कुछ जो मैं चाहता हूं, पर ऐसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके कैरेक्टर का क्या भरोसा विक्रम। कबीर की बात सुनकर जिया का खून खौल उठा, लेकिन वो उसकी आवाज और बातों से इतना घबराई हुई थी कि उसके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मन ही मन बड़बड़ाई। मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहा है और खुद एकदम मॉन्स्टर जैसा है। अपना कैरेक्टर तो देखो, डरा कर रखा है सबको। लड़की भागती नहीं तो और क्या करती। ऐसे मॉन्स्टर से कोई पागल ही शादी करेगी। तभी विक्रम कबीर के पास गया और धीरे से बोला, सर इतना मत सोचिए, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सभी लड़कियां भाग जाती हैं। मेरी मानिए ये लड़की एकदम सही चॉइस है। कबीर को कुछ ना बोलता देख विक्रम ने अपना फोन निकाला और उसमें से एक फोटो निकालकर कबीर को दिखाई। सर, क्या अब भी आप इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते? फोटो देखकर कबीर ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। कबीर सिंह की शादी इसी लड़की से होगी, जाओ तैयारी करो। विक्रम को समझ नहीं आया कि कबीर उस फोटो को देखते ही कैसे मान गया। कहीं वो उसे पहले से तो नहीं जानता था। विक्रम इसी उधेड़ बुन में रूम से बाहर आया और जिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे पढ़ लो और अगर अग्री हो तो साइन कर दो। शादी? आपने शादी के बारे में तो बोला ही नहीं था, और हम ऐसे किसी से कैसे शादी कर लें? तो क्या तुम्हें यहाँ कंपनी का सीईओ बनाने के लिए बुलाया था? सुनो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक रात में 50 लाख कहां से लाओगी? शादी की बात सुनकर जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे वो मॉन्स्टर बुला रही थी, उसी से शादी करनी पड़ेगी, ऐसा जिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन विक्रम की बात भी सही थी। एक रात में इतने पैसों का अरेंजमेंट करना इम्पॉसिबल था। जिया के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन थी। उसे सोच में डूबा देख विक्रम बोला, इतना सोचने के चक्कर में कहीं बहुत देर ना हो जाए। भाई की सर्जरी करवानी है ना? भाई का जिक्र आते ही जिया ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखा और बिना पढ़े झट से उस पर साइन कर दिया। तुमने जल्दबाजी में बिना पढ़े इस पर साइन तो कर दिए हैं, पर हो सकता है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है विक्रम जी, लेकिन इस वक्त हमारे भाई की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब तुम सारी शर्तें मानने को तैयार हो? जी, हम आपके सर की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। बस हमारी एक शर्त है, पहले हमारे भाई की सर्जरी होगी, फिर उसके बाद शादी। ठीक है, लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर तुम पीछे हटें तो फिर तुम्हें तुम्हारे ताई के भाई का जमाई भी नहीं बचा पाएगा। सर का गुस्सा तो तुम देख ही चुकी हो। विक्रम की आखिरी बात से जिया काफी डर गई थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। वो विक्रम के साथ जाकर उसकी कार में बैठ गई। कार को अलग रास्ते पर जाते देख जिया घबराकर बोली, विक्रम जी, सिटी हॉस्पिटल तो उस तरफ था, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैडम, अब आप कबीर सिंह की होने वाली वाइफ हैं। आपके भाई का ट्रीटमेंट किसी अरे गहरे हॉस्पिटल में तो होगा नहीं। हम बिरला हॉस्पिटल जा रहे हैं, और प्लीज आप मुझे विक्रम बुलाइए। कुछ घंटों बाद जब राहुल की सर्जरी खत्म हुई तो ये जानकर कि राहुल खतरे से बाहर है, जिया खुशी से झूम उठी। पर तभी हाथ में शादी का जोड़ा लिए विक्रम वहां आ गया। उसे देखकर जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, 1 घंटे में आपकी शादी है। ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, फिर हमें मंदिर पहुंचना है। जिया ने आईसीयू के कांच से राहुल को देखा और फिर शादी का जोड़ा पहनकर विक्रम के साथ मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर पहुंचकर मंडप तक जाते वक्त जिया की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थीं। वो मन ही मन सोचने लगी, बिना चेहरा देखे शादी के लिए हाँ तो बोल दिया हमने, पर पता नहीं वो कबीर सिंह दिखता कैसा है। आवाज तो इतनी डरावनी थी, कहीं चेहरा भी ऐसा ही हुआ तो। और हमें तो ये भी नहीं पता कि शादी कबीर सिंह से होगी या किसी और से। जिया धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब वहां पहुंची तो हक्की बक्की रह गई। विक्रम जी, ये क्या मजाक है? दूल्हे की जगह ये मास्क क्यों रखा है? मैडम, ये कोई मजाक नहीं है, आपको इस मास्क से ही शादी करनी है। अब प्लीज मुझे केवल विक्रम बुलाइए, विक्रम जी नहीं। सर सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्या ये आप जी को हमारे जी का जंजाल बना रहे हैं? असली मुद्दा यह है कि मास्क से कोई शादी करता है क्या? अब हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हमको मास्क से शादी करने के इतने पैसे क्यों दिए गए हैं? यहाँ क्या हो रहा है? अब साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती तो ये सवाल नहीं पूछती, पर अब आप चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती, वरना। विक्रम अपनी बात पूरी करता
उससे पहले ही जिया मास्क के बगल में बैठ गई। जिया ने सोचा उस मॉन्स्टर से शादी करने से तो अच्छा है मास्क से शादी कर ली जाए। तभी विक्रम ने पंडित को मंत्र शुरू करने का इशारा कर दिया। मास्क को अपने हाथों में अग्नि के चारों तरफ फेरे लेती जिया समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो मास्क के पीछे का राज जानने के लिए बेचैन हो उठी। शादी पूरी हुई तो विक्रम जिया को कबीर सिंह के बंगलो लेकर पहुंचा। वहां पहुंचकर जिया और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि पूरे घर में काले और गहरे हरे के अलावा कोई और रंग नहीं था और घर में इतना सन्नाटा था कि एक पिन गिरने की आवाज भी आसानी से सुनी जा सकती थी। विक्रम जी, मतलब विक्रम, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ क्या केवल हम रहने वाले हैं, आप और आपके हस्बैंड? आपका मतलब मैं और ये मास्क? आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। जी अच्छा, ये तो बता दीजिए कि यहाँ कोई और रंग क्यों नहीं है? घर को डरावना सा लग रहा है। सर को कोई और रंग पसंद ही नहीं है। अरे तो भाई, हमको लाल जोड़ा क्यों पहनाया है? तुम्हारे सर लाल में हमको देखकर सांड की तरह सींग तो नहीं मार देंगे? एक मिनट, सर मतलब कौन है सर? विक्रम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों इस वक्त एक रूम के बाहर खड़े थे। ये है आपका रूम, आप जाइए अंदर। ये कहकर विक्रम वहां से चला गया। जिया ने आंख बंद करके हाथ जोड़े और दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था और रूम में भी बाकी घर की तरह केवल काला रंग था। यहां तक कि रूम को भी ब्लैक रोजेस से सजाया गया था। पर तभी जिया की नजर एक दीवार पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। दीवार पर जिया की कई तस्वीरें लगी थीं और उन पर कुछ लिखा था। जिया ने पास जाकर देखा तो उन पर अलग अलग डेट्स लिखी थीं। एक तस्वीर को देखकर वो बोले, ये तो कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी के दिन की फोटो है और इस पर तो उस दिन की डेट भी लिखी है। यानी फोटो पर लिखी डेट्स तब की हैं जब ये फोटोज खींची गई थी। इसका मतलब ये लोग हमें पहले से जानते हैं। और कल मंदिर में वो सब जो हुआ वो नाटक था, पर क्यों? जिया को डर लगने लगा था, कहीं उसे फंसाया तो नहीं गया। न जाने उसके साथ अब क्या होने वाला था। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी। जिया ने पास जाकर देखा तो उस पर शादी का कॉन्ट्रैक्ट रखा था और उसके बगल में एक कपड़ा था। यानी विक्रम सही बोल रहा था, हमने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके गलती कर दी। पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जिया झट से कॉन्ट्रैक्ट उठाकर उसे पढ़ने लगी। पहली शर्त यह है कि हम अपने पति की सब बातें मानेंगे। दूसरी शर्त है कि हम अपने पति का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या शर्त है? और तीसरी शर्त के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये कहाँ फंस गए हम? उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक नोट भी था जिस पर जिया को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा गया था। मजबूर जिया के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। पट्टी बांधते हुए वो मन ही मन खुद से बातें करने लगी। ये शादी है या कोई सस्पेंस वाली फिल्म? मतलब पहले लड़के की जगह मास्क से शादी करवाई और अब हमें भी महाभारत के गांधारी बना रहे हैं। भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और जिया घबराकर बेड पर बैठ गई। कोई अंदर आ तो गया था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था और करीब आते हर कदम के साथ जिया के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कौन है? कबीर, तुम्हारा हस्बैंड। हस्बैंड? पर हमारी शादी तो मास्क के साथ हुई है ना? अचानक से कदमों की आवाज थम गई और अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर जिया जल्दी से बोली, हमारा मतलब था कि हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? देखिए, भले ही हम सुंदर हैं पर हमने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया, इसलिए आप जैसे भी दिखते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पट्टी उतार दें क्या? ये कहकर जिया ने पट्टी खोलने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाया ही था कि तभी कबीर चिल्लाया, सोचा भी मत। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कुछ किया तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं यहां तुम्हें तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त बताने आया हूं। कबीर की भारी भरकम आवाज ने जिया को बुरी तरह डरा दिया था। मुझे आज तक कोई भी लड़की अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इसलिए तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अट्रैक्ट करना होगा। जिया, तुम्हें मुझे सिड्यूस करना होगा। ये सुनकर जिया के होश उड़ गए। सिड्यूस? पर हमें ये सब नहीं आता। नहीं आता तो सीखो और चलो आंखों पर से पट्टी हटाओ। पर पट्टी हटाई तो आपका फेस दिख जाएगा,
फिर आप बोलोगे कि चेहरा देखने से मना किया था। आप मुझे बातों में फंसा रहे हो ना। डोंट बी ओवर स्मार्ट। पट्टी हटाओ। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा, समझी? बढ़ती धड़कनों के साथ जिया ने कांपते हाथों से अपनी आंखों की पट्टी हटाई। सामने देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। जिया ने अपनी नजरें ऊंची उठाई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि उस आदमी का चेहरा मास्क से ढका था। आखिर क्यों छिपाया है कबीर ने अपना चेहरा? कैसे निभाएगी जिया कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को? क्या कर रही है जिया की तस्वीर कबीर के कमरे में? जानने के लिए सुनते रहिए। अपने सामने मास्क पहनकर खड़े आदमी को देखकर जिया हक्की बक्की रह गई थी। सामने 6 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी था। जितनी दमदार उसकी आवाज थी उतनी ही पर्सनालिटी भी। जिया मास्क में केवल उसकी नीली आंखें और होंठ देख पा रही थी। बेचैन होकर उसने कबीर पर सवालों की झड़ी लगाती। हमारी इतनी फोटोज क्या लगी है यहाँ? इसका मतलब आप हमें पहले से जानते थे, तो फिर ना जानने का नाटक क्यों किया? कहीं वन साइडेड लवर तो नहीं हो आप हमारे? अब हम मिल गए हैं तो फिर ये मास्क लगाने का क्या मतलब है? और तो और आप कह रहे हैं कि हम आपको सेड्यूस करें क्योंकि लड़कियां आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। कहीं आपको लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है? एक ही सांस में ये सब बोल गई थी जिया। वो तभी रुकी जब अचानक से उसके सवालों से गुस्साया कबीर उसकी तरफ बढ़ा। जिया को लगा जैसे कबीर उसे मार ही डालेगा। वो डरकर एकदम पीछे हट गई। जिया, तुम्हें यहाँ डिटेक्टिव बनने नहीं बुलाया है। तुम्हारा काम है मुझे रिझाना और मुझ में खुद के लिए इंटरेस्ट जगाना। उस पर ध्यान दो। आज पहली बार है इसलिए तुम्हारी इतनी बकवास सुन ली। अगली बार नहीं सुनूंगा, समझी? जिया ने डरते हुए हाँ में गर्दन हिलाई तो कबीर रूम से बाहर चला गया। जिया खुद से बात करने लगी। जिया की बच्ची, तेरी जुबान ना हुई पूरा ट्रेन हो गई। कोई स्टॉप ही नहीं है। गाड़ी को ब्रेक लगाना सीख बेवकूफ। मरते मरते बची है। हाँ, इस नागराज के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे हम। रिझाना ही तो है, कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम भाव नहीं देते, तब भी गली के 5-7 लड़के आगे पीछे घूमते रहते हैं हमारे। जरा सा एफर्ट मारेंगे ना तो ये अकड़ू तो हम पर लट्टू हो जाएगा। जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं, फिर जयराम जी की। रात को सोने के वक्त कबीर रूम में लौटा तो जिया पहले से बेड पर बैठी थी। तुम हर रोज आंखों पर ये पट्टी बांध कर ही सोओगी। पट्टी? पर सोते वक्त पट्टी की क्या जरूरत है? सवाल बहुत करती हो तुम। जैसा कह रहा हूं चुपचाप वैसा करो, और याद रहे पट्टी हटनी नहीं चाहिए रात को। जिया आंखों पर पट्टी बांधते हुए मन ही मन खुद से बात करने लगी। अच्छी पागल है, अब क्या रात भर पट्टी का ध्यान रखते रहे हम? नींद में हट गई तो ये तो जान ही नहीं लेगा हमारी। और अब क्या कर सकते हैं? तभी जिया को स्विच दबने की आवाज आई और अंधेरा होने से उसे एहसास हुआ कि रूम की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। और तभी ऐसी आवाज आई जैसे टेबल पर कुछ रखा गया हो। फिर बेड पर कुछ हरकत हुई। लो, आ गया मॉन्स्टर बेड पर। जरूर अपना मास्क उतार कर टेबल पर रखा होगा। खुद को बिना मास्क के चैन से सोना है, इसलिए हमारी नींद उड़ा दी पट्टी देकर। लेकिन मिस्टर, अब दिखाती हूँ मेरा जलवा। जिया भी बेड पर लेट गई। जैसे ही वो कबीर के करीब लेटी, कुछ पल के लिए उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। कबीर उसे हद से ज्यादा डेंजरस लगता था। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर अचानक ही उसे कसकर गले लगा लिया। वो कबीर के इतना नजदीक थी कि उसके परफ्यूम को सूंघ पा रही थी। कबीर की सांसें उसकी सांसों से टकरा रही थीं। जिया ने धीरे से कबीर के चेस्ट पर हाथ रखा और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। बेबी, आज मौका भी है और जागने का बहाना भी, फिर टाइम क्यों वेस्ट करें? वैसे भी सोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। ये बोलते ही वो खुद सोचने लगी कि उसने ये क्या बोल दिया। फिर वो कबीर की शर्ट का बटन खोलने लगी। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर की एक छुअन से जिया घबरा गई। जिया जो घबराहट से ठंडी पड़ी थी, ऐसे में कबीर के गर्म हाथ उसे थोड़ी राहत तो दे रहे थे, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये सोचकर जिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप लेटी रही। कमरे में इतना सन्नाटा था कि जिया को अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। किसी सीक्रेट मूवी का वाहियात डायलॉग लग रहा है ये। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये इतना आसान होता तो मैं तुमसे शादी करता? ऐसे करोगे मुझे सेड्यूस? कुछ ढंग का सोचो। कबीर ने जिया के हाथ को झटके से खुद से दूर कर दिया।
हालांकि जिया केवल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कबीर का ये रवैया उसके ईगो को हर्ट कर गया था। वो सोचने लगी, जिया को टरकाती है बच्चों, मतलब चमड़ी तो गहने की है तुम्हारी, पर चमड़ी चाहे गहने की हो या लोहे की, देख लेंगे हम कोई प्रोफेशनल थोड़ा ही ना है। विक्रम को बताया तो था कि हम अब तक वर्जिन है, तो कैसे आएगा ये सब। आप हमको 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम सीख लेंगे। कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक का टाइम है तुम्हारे पास सेडक्शन का क्रैश कोर्स करने के लिए। ये कहकर कबीर दूसरी ओर करवट बदलकर सो गया। जिया बेचैन होकर कुछ देर करवटें बदलती रही, लेकिन उसे कब नींद आ गई उसे खुद ही नहीं पता चला। आधी रात को कबीर उठा तो देखा जिया बेफिक्री से पूरे बेड पर कब्जा करके सोई हुई थी। उसकी पट्टी भी आंखों से उतरकर गर्दन में पहुंच गई थी। कबीर ने कुछ पल जिया को देखा और फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। अपने चेहरे का मास्क हटाकर वो आईने के सामने खड़ा हुआ ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, कैसी रही सुहाग रात। आवाज सुनते ही कबीर ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां विक्रम खड़ा था। उसने विक्रम को घूरा। सॉरी कबीर, मजाक कर रहा था, जानता हूं कैसी रही होगी। अब ये छोड़, पर यार इतना तो बता दे कि तेरा दोस्त होते हुए भी तेरा असिस्टेंट बनने का नाटक कब तक करना पड़ेगा मुझे। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक। कबीर ने बस इतना ही कहा। विक्रम भी उसे बिना कुछ कहे देखता रहा। न जाने कबीर और जिया का ऐसा क्या पास्ट था जो कबीर उसके साथ ही गेम खेल रहा था। अगली सुबह जिया सोकर उठी तो देखा कि कबीर उसके बगल में नहीं था। जिया उठकर नीचे गई तो देखा कि पूरे मैंशन में कहीं कोई नहीं था। कबीर विक्रम के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था, लेकिन तभी किचन से एक 40-45 की उम्र का आदमी बाहर आया। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ के सारे काम देखता हूँ, आपको जो भी ज़रूरत हो बता दीजिएगा। और मैडम, ये क्रेडिट कार्ड सर ने आपके लिए दिया है और बोला है कि आप अपने भाई से मिलने जा सकती हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ध्यान रखें। राजू के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर जिया को गुस्सा तो आया, क्योंकि घर में काम करने वाला सर्वेंट उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पर तभी उसे यह एहसास हुआ कि वो जिया को कबीर के बारे में कुछ बता पाएगा, इसलिए गुस्सा दबाकर वो राजू से कबीर के बारे में सवाल करने लगी। आप राजू भैया, सर कब तक लौटेंगे वापस? कुछ पता नहीं मैडम, सर हमेशा अचानक से जाते हैं, फिर आते भी अचानक से ही हैं, कभी कभी तो महीनों तक नहीं लौटते। महीनों तक वापस नहीं आते? ऐसा क्या करते हैं आपके सर? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताइए आपने सर को कभी बिना मास्क के देखा है? मैडम, इस मेंशन में किसी का भी इस बारे में बात करना मना है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, आप रेडी होकर आइए, मैं कुछ बना देता हूँ। राजू ये कहकर वहां से चला गया। तो जिया पर पड़ाई, हर बात पर पता नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि राजू भैया सच बोल रहे हैं या नहीं। हो ना हो इस कबीर सिंह के साथ कोई मिस्ट्री तो जरूर जुड़ी हुई है। बड़ा सीक्रेटिव बंदा है, पर हमें क्या मतलब, हमें तो अपना काम करके पीछा छुड़ाना है। पहले राहुल से मिल लेते हैं और फिर एनी से मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लेंगे। जिया राहुल से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। राहुल को होश आ चुका था। उसे ठीक देखकर जिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो जितनी भी देर राहुल के पास रही उससे बातें करती रही। राहुल ठीक था, इस बात से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। राहुल से मिलकर वो अपनी दोस्त एनी के पास पहुंच गई। एनी को रोमांटिक कहानियां लिखने का बड़ा शौक था और उसकी पर्सनल लाइफ भी रोमांस से भरी हुई थी, इसलिए सेड्यूस करने के तरीके के बारे में बताने के लिए उससे बेटर और कौन होता। यार एनी, पता नहीं उस इमोशनलेस इंसान के दिल में कोई फीलिंग कैसे जगा पाऊंगी। अब तो ये रोमांस की कोई खतरनाक सी टिप दे देना यार। जिया, रोमांस ना चाय की तरह है, जितनी देर उबालेगी उतना ही अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा, और फिर राइट टाइम पर आंच बंद कर देना, फिर मिलेगा गर्मा गर्म और कड़क रोमांस। तो कुछ जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस तू ना तड़पाना और ललचाना सीख ले, फिर कोई भी आदमी तेरे कंट्रोल में आने से बच जाए तो कहना। जिया ध्यान से एनी की हर बात सुनती रही और एक नोटबुक में उसके नोट्स भी बनाती रही। वो हर रोज राहुल से मिलने जाती और फिर एनी से मिलकर सेडक्शन की टेक्निक सीखती। एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन कबीर अब तक नहीं लौटा था। वैसे तो जिया खुश थी कि उसे मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन वो एनी की सिखाई टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करना चाहती थी,
इसलिए उसे कबीर के लौटने का इंतजार भी था, पर कबीर का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। कबीर ने विक्रम से कहकर पहले ही राहुल के रहने के लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम करवा दिया था। जिया जब राहुल को लेकर वहां पहुंची तो एक आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट को देखकर उसके होश उड़ गए। वहां राहुल का ध्यान रखने के लिए सर्वेंट्स भी थे। जिया से भी ज्यादा हैरान राहुल था। जिया दीदी, पहले इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी, अब इतना महंगा अपार्टमेंट, सर्वेंट्स, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब वो मैंने कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स साइन किए हैं। तुझे तो पता है ना कब से प्रोडक्शन कंपनीज मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर तू कहाँ पैसों के चक्कर में पड़ गया छोटे? तू बस अच्छे से खा पी और जल्दी से ठीक हो जा। चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं? राहुल के मन में वाकई कई सवाल थे, पर वो चुप रहा। वो जानता था कि जिया मर जाएगी, लेकिन फैशन इंडस्ट्री कभी नहीं जाएगी। वो जरूर राहुल से कुछ छिपा रही थी, या फिर वाकई राहुल की जान बचाने के लिए उसने अपने पास्ट से भी समझौता कर लिया था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसे में जिया वहां से लौटने लगी तो राहुल चौंक गया। आप कहाँ जा रही हो दीदी? आप यहाँ नहीं रहोगे? काम के लिए जाना पड़ेगा छोटे, तुझे वहां नहीं ले जा सकती, पर कुछ दिन की बात है, फिर हम साथ में रहेंगे। जिया झूठ बोलकर वहां से निकल आई थी। राहुल को अपनी शादी का सच बताकर वो इस हालत में उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जिया घर पहुंची तो कुछ देर खुद से ही बोल पड़ी। तो अब हम समझे वो मॉन्स्टर इतना बेरंग क्यों है। उसकी जिंदगी में कहाँ कोई रंग है, बस काला और हरा। अगर हम घर को थोड़ा रंगीन बना दें तो मॉन्स्टर की लाइफ भी थोड़ी रंगीन हो जाएगी, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। जिया दोबारा से कार में बैठी और नर्सरी में जाकर कई तरह के पेड़ पौधे ले आई। राजू भैया, जल्दी से मिट्टी खोदने के लिए खुरपी ला दीजिए और पानी के लिए पाइप भी। राजू जिया का बताया सारा सामान लेकर लौटा तो जिया खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। उसे काम करते देख राजू घबरा गया। अरे मैडम, मेरे होते हुए आप ये क्या कर रही हैं? हटिए ना, मैं करता हूँ, आपको लग जाएगी। राजू भैया, हमें आदत है इन सब की, इनफैक्ट हमें तो गार्डनिंग में मजा आता है। पर मैडम, सर ने आपको काम करते देखा तो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा राजू भैया, देखना आपके सर लौट कर यह हरा भरा गार्डन देखेंगे ना तो गुस्सा उसे सब हो जाएंगे। अब आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए हमारे लिए चाय बना दीजिए। राजू के पास जिया के ऑर्डर्स मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो भारी मन से अंदर गया और चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद वो चाय के साथ बाहर लौटा तो देखा जिया इतनी ही देर में काफी सारे पौधे लगा चुकी थी। वो हैरान होकर जिया को देख रहा था कि अचानक उसके हाथों से कप छूटकर नीचे गिर गया। जिया ने कप टूटने की आवाज सुनकर राजू की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो मेन गेट की तरफ देख रहा था। जिया ने उस तरफ देखा तो पाया कि काले रंग की एक लग्जरी कार उनकी तरफ बढ़ रही थी। जिया हैरानी से कार की तरफ देख रही थी। कार रुकी तो उसमें से कबीर बाहर निकला। राजू डर से कांप रहा था, लेकिन जिया वो मुस्कुरा रही थी। यही तो था सिडक्शन का फर्स्ट स्टेप। अपने पार्टनर से जब भी मिलो खुश होकर मिलो, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर मिलो। कबीर ने एक नजर गार्डन पर डाली और फिर जिया की तरफ पढ़ने लगा। वेलकम बैक, कैसी रही आपकी भी? जिया बोलते बोलते अचानक बीच में ही रुक गई, क्योंकि कबीर ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो उसके पास से होकर उसे इग्नोर करके सीधा आगे निकल गया, जैसे उसने जिया को देखा ही ना हो। जिया ये देखकर हैरान थी, लेकिन फिर इसके बाद जो कबीर ने किया वो तो जिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किसने किया ये सब? राजू, अभी के अभी हटाओ इस गंदगी को मेरे घर से। कबीर ने जिया के लगाए सभी पौधे उखाड़ कर फेंक दिए थे और जिया बस हक्की बक्की होकर उसे देखती रह गई। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था, ये तो वाकई मॉन्स्टर है। जिसे पेड़ पौधों से प्यार ना हो उसे किसी इंसान से क्या अफेक्शन होगा। इस पर कोई भी एफर्ट लगाना टाइम और लाइफ वेस्ट करना है। और मैं तो अपनी लाइफ वेस्ट करने से रही, कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी, मैं तो भाग रही हूं यहां से। क्यों किया कबीर ने ऐसा? क्या टूट जाएगा इससे जिया का हौसला? क्या वाकई सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी जिया? कैसे साथ रहेगी ये आग और पानी की जोड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आई लव यू मॉन्स्टर, ओनली ऑन Drama My Life.